आज की इस कहानी का नाम है नींद। वैसे तो लखनऊ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, पर गर्मी के मौसम में रोड ट्रिप की थकान बदन में सुस्ती भी भर देती है। पूरा रास्ता बैठे बैठे ही तो निकल जाता है, फिर भी मंजिल पहुंचकर पैर फैलाए अंगड़ाई लेने का चैन ही कुछ अलग है। लगता है बस परस जाए बिस्तर पर और सारी थकान दूर कर ले। तब मेरे कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सभी दोस्त कहीं न कहीं बाहर जा रहे थे। सभी दोस्तों से किसी बात पर रूठाकानी भी चल रही थी। तो मन ही मन में एक जिद पकड़ ली थी कि ये छुट्टियां अपने दोस्तों से तो बेहतर है ही बिताऊंगी। उसी दौरान एक दिन शीला मौसी घर पर मिलने आई। वैसे तो वह हमारी सगी रिश्तेदार नहीं है, पर प्यार अपने से भी बढ़कर रहा है उनसे। उनकी बेटी मिथिला भी काफ़ी मिलनसार है। दिल्ली में हमारा घर आसपास होने के कारण हर अलग दिन मिलना जुलना लगा ही रहता। इस बार मिथिला की गर्मी की छुट्टी में मौसी उसे अपने लखनऊ वाले पुश्तैनी घर ले जाने की सोच रही थी। दिल्ली से बाहर निकलने का जिक्र हुआ नहीं कि मैंने भी उनके साथ जाने की जिद ठान ली और यूं ही झटपट हमारे अगले दिन की रोड ट्रिप का प्लान भी बन गया। बस फिर क्या था, फौरन एक बैकपैक में कपड़े बांधे, चुपके से अपने वो डेनिम शॉर्ट्स भी रख लिए जो मम्मी दिल्ली में तो कभी पहनने ही ना देती, और निकल पड़ी शीला मौसी के साथ। उस रात उनके घर ही ठहरने। पूरी रात उतावलेपन में नींद ही नहीं आ रही थी। झपकी लगते ही आँख खुल जाती और लगता कि कहीं निकलने का समय तो नहीं हो गया। ना जाने फिर कब नींद आई। सच कहूँ तो नींद आई भी या नहीं ये भी नहीं पता। उसी आंधी नींद आधे चैन में कब गाड़ी से निकलने और सब सफ़र गुजरता गया, कुछ ध्यान ही नहीं। याद है तो वो उत्सुकता जिसकी मानो कोई सीमा ही ना। थलखनू पहुँचो तो जाना कि यह कोई पुश्तैनी घर नहीं, पुश्तैनी महल था। मानो फूलदार बगीचों के बीच सफ़ेदी में लिपटी यह इमारत जैसे किसी फिल्म का सेट हो। सफ़ेद बेदाग दीवारों, कुछ मखमल और कुछ जाली के पर्दे से ढकी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ झूमर से संजी। ऊंची छतें, सब स्वयं ही इतने पूर्ण थे कि किसी अन्य सजावट की जरूरत ही। घर तो एक महल हो सपनों का से भी बड़ा था, पर यह कहानी घर घर की नहीं थी। शायद यही तो है कसौटी जिंदगी की। मन ही मन में अलंकारों से भरे ख्याली पुलाव पकाकर खुद ही खिलकारियों ले रही थी। तभी गिरीश अंकल हमें रिसीव करने आए। गिरीश अंकल शीला मौसी के पति हैं। हमारे साथ वक्त बिताने शूटिंग से 10 दिनों की छुट्टी लेकर बॉम्बे से लखनऊ पहुंच गए थे। आज तक जिन्हें सिर्फ टीवी पर देखा था, वो इस पल मुझे गले लगाकर वेलकम होम कह रहे थे। जिन सीरियल के सेट याद कर रही थी, उन्हीं का एक पात्र वैसे ही एक घर से निकलकर मुझे अपनी दुनिया से रूबरू कराने ले जा रहा था। क्या रोमांचक अनुभव था वो तब मेरे लिए। अब सोचती हूँ तो लगता है कि क्या ही खास था उस घर में, उस शहर में, जो मैं इतनी पगलाई जा रही थी। अभिनेता हो या नेता, भगवान तो नहीं था वो, जो उसके सामने घुटने टेक लिए थे मैंने। वो ऊंची दीवारों पे लगी भारतीय इतिहास की गवाह तस्वीरें, उन कमरों की सफ़ेदी, उन पर्दों की सिलवटें, उस करपटों की मखलता, उस कंबल का सुकून, यहाँ सब घेरे हुए थे। मुझे आलीशान शब्द का मतलब सीख रही थी मैं।
इस मतलब को अब जी रही थी मैं आराम से करवट लिए, दोहर ओढ़े तकिए और मसनदों से घिरी ख्यालों में खोए खोए जाने कब आंख लग गई। कुछ देर बाद किसी धमाके की आवाज से झटके से नींद खुली तो पहले तो थोड़ा समय यही समझने में लग गया कि ये कैसे सपनों से घर में आ गई हूँ मैं। फिर से एक जोर की आवाज आई तो ध्यान गया कि बाहर बेहतरीन बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। बरसात की गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू दिल्ली से लखनऊ क्या पूरे जिंदगी भर की थकान दूर कर रही थी। जैसे अगले ही क्षण पर्दों पर ध्यान गया तो सोचा झटपट उन्हें एक तरफ कर बारिश से बचा लूं, कहीं मैला न हो जाए। पर उठना चाहा तो हिलना ही मुमकिन न लगा। शरीर पर एक भारीपन महसूस हुआ, मेरी कमर पर किसी का हाथ में डर गई। कहना काफी तो नहीं, पर उस एहसास को लफ्जों में बयान करना भी मेरे लिए आसान नहीं होगा। बिना हिले डुले भी मैं अपनी धड़कनों जोर जोर से सुन सकती थी। मेरा माथा बिल्कुल सुतर था, शरीर बिल्कुल ठंडा और कान एकदम गर्म हो गए थे। तलवों में झुनझुन्नी जकड़े हुए थी और हाथ जैसे बर्फ की जंजीर में बंध गए। मैंने अपनी आंखों से जोर से बंद कर ली। यह समझ नहीं आ रहा था कि अभी सपने में हूं या जाग चुकी हूं। वाकई कमर पर किसी का हाथ है भी या कोई तकिया। सोचा अपनी शुरुआत रोककर बिल्कुल सब सामान लेटी रहूं और जरा आंखों की कमर पर जो हाथ है वह जीवित है या कोई वस्तु। इससे पहले कि कुछ आगे सोचती या समझती, मेरे पीछे लेटा इंसान मुझ में पीछे से और चिपक गया, अपने शरीर को मेरी पीठ से रगड़ते हुए और करीब आ गया और अपने हाथ से मुझे और दबा लिया, जैसे नींद में किसी तकिए को और जोर से पकड़ लिया। हमें तिलमिलाकर उठी तो देखा बगल में गिरीश अंकल सोए हुए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वास्तव में सो रहे हैं या नींद में होने का नाटक कर रहे हैं। बिजली फिर कड़की, पर वे नहीं उठे। मैं जानबूझकर ज्यादा आहटे करती हुई बिस्तर से उतरी और पर्दे हटाते हुए खिड़की खोलने बंद करने का नाटक करने लगी। तभी गिरीश अंकल अपनी आंखें मचलते हुए उठे और कहा, अरे बिटिया, तुम कब जागी? बस अभी। तुम तो ढंग से सोई ही नहीं, पर समय क्या हो रहा है? वे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनके मुंह से निकला बिटिया शब्द अभी बहुत अटपटा लग रहा था। वे अपमान तो झलका रहे थे, पर ये अपनापन मुझे परेशान कर रहा था। अंकल ने अपने मोबाइल में खुद ही टाइम देखा और जरा कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम देख आऊं कहते हुए बिस्तर से उतरे। तब मेरी नज़र उनके बगल में सोई नन्ही सी मिथिला पर गई। वह अब भी गहरी नींद में थी, खुद से बड़े नाप के तकिए पर छोटा सा मुंह खोले गहरी सांसें लेते हुए मजे में सो रही थी। मीट उसे देख देख कर जैसे पल भर के लिए अपनी बेचैनी भूल ही रही थी मैं कि अंकल मेरे पास आकर खड़े हो गए।
कितना सुंदर लग रहा है ना। चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाए मैं खिड़की की तरफ घूम गई और एक साइड को हो गई। मिट्टी जिद पकड़े हुए थी कि मेरे पास ही सोएगी। उसे ही सुलाने आया और खुद सो गया। देखो, धीरे धीरे और भी कुछ कुछ कहते हुए वह करीब आते रहे। फिर बहुत करीब आ गए। फिर बगल से गले लगाते हुए मेरे गाल चूमे और चले गए। मौसी भी जब घर आया करती थी तो जाते वक्त ऐसे ही बगल से गले लगाती और गाल चूम कर अलविदा लेती। और मिट्टी को तो हर वक्त दुलार करते करवाते रहना इतना पसंद था कि उसने अपना जिंगल भी बना रखा था। मिट्टी की मीठी मीठी मिहुआ पर तब कभी ऐसी आपत्ति या असुविधा तो नहीं महसूस हुई। बड़े घरों का शायद ऐसे ही प्रचलन होता होगा, क्या पता। मुझे ही आदत न जित भी मेरे मोबाइल पर शीला मौसी का कॉल आया। कमरे दूर दूर होने के कारण घर में रह कर भी सब यहाँ फोन पर ही बात किया करते थे। उन्होंने मेरे और मिष्टी की बारे में पूछा और कहा कि खाना तैयार होने में थोड़ा वक्त बाकी है तो मैं कुछ देर और सो लूं, दरवाजे की कुंडी ना लगाऊं, ताकि जब खाना लगे तो वह आकर हमें जगा देगी। फोन की तरफ रख कर मैं कुछ देर खिड़की के पास ही बैठी रही, बाहर देखती रही। फिर सोचा कि आराम ही कर लेती हूँ, पर वही गद्देदार आरामदायक बिस्तर अचानक डरावना सा दिखने लगा। मैं पहली बार अपने परिवार से दूर थी। अपने घर में भी कभी अकेले नहीं सोई थी। कभी बहनें तो कभी मम्मी पापा हमेशा ही साथ सोते थे। हाँ, घर तो यहाँ से काफ़ी छोटा था हमारा, पर जगह पूरी थी। तभी भी हम सब साथ ही सोया करते थे। मिष्टी की ओर देखा तो अपना घर याद आ गया और आंसू छलक गए। बिस्तर की दूसरी ओर जाकर मैं मिष्टी के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर सहलाने लगी। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू कमरे में महका रही थी। कहीं से विंच चाइमस के खनकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और लगा कि बस अभी के लिए और कुछ नहीं सोचना। थोड़ी नींद लेनी है और फ्रेश होकर उठना है। आंखें बंद करी ही थी कि कमर पर वह हाथ फिर से महसूस हुआ। इस बार तुरंत चौकन्नी हो उठी तो देखा कोई नहीं था। झल्ले से उठी और जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी, पर वापस बिस्तर की ओर कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। खिड़की के पास जाकर जमीन पर बैठ गई और दीवार से सिर टिका लिया। फर्श के इस हिस्से में कारपेट नहीं था तो ठंड भी लग रही थी, पर बिस्तर से दोहर लेकर आने का भी मन नहीं कर रहा था। आने वाले दिनों में मौसम के साथ साथ वह बिना कारपेट की फर्श भी खुद ब खुद गर्म लगने लगी। अपने परिवार वालों के सामने अंकल मेरे लिए कुछ विशेष चिंता जताया करते थे। ऐसा बर्ताव करते जैसे कि मुझे उचित ध्यान और मार्गदर्शन की ना जाने कितनी जरूरत हो। घर वालों के सामने वह ऐसी छवि बना रहे थे जैसे कि मुझे
ग्रूमिंग क्लास दे रहे हो। साधारण घर की लड़की है, थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक कर भी लिया तो इसे क्या पता टीवी की दुनिया कितनी अलग होती है। वही सिखाने के लिए तो वह मेरे इर्द गिर्द रहा करते थे हर वक्त। अपनी कहानी सच्ची साबित करने के लिए उन्होंने तो पहले ही दिन मुझे एक टॉप 10 लिस्ट भी बनवा ली थी, जिसमें वह सभी चीज़ें लिखी थी जो उनके हिसाब से मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मेरी मूल लिस्ट की ख्वाहिशें हर दिन चैन की नींद, एक छोटा सा खुद का सजाया हुआ घर और अच्छी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा फॉर्ड पर फेंक दी गई फाड़ कर फेंक दी गई थी और नई लिस्ट इमला कराई गई थी। इस लिस्ट में मेरी ख्वाहिशों की जगह हीरोइन बनना, विदेश यात्रा, बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, महंगे जूते, बैग और कपड़े ने ले ली थी। यह लिस्ट लिखते लिखते मुझे हंसी भी आ गई थी कि यह सब मेरे शौक कभी हो ही नहीं सकते। पर उस हंसी से पहले मुझे क्या पता था कि इसकी हंसी की तारीफ करके अंकल मेरे होठ चूमने लग जाएंगे। ना ये अंदाज था, अगले कुछ मिनटों में वह मुझे बार बार चूमने और इधर उधर छूने की कोशिश। कगिरिश अंकल का रवैया दिन पर दिन बदलता जा रहा था। उनकी नीयत साफ नहीं थी, इस बात में दो राय नहीं थी। एक दिन खाना खाते वक्त मिट्टी ने यह बात भी छेड़ दी थी कि पापा मेरे पास सोने मत आया करो, जगह घेर लेते हो आधी से ज़्यादा। तब उन्होंने मजाक मजाक में बात बदल अंकल ने अब तक मुझे यह बातें जान की ली थी कि अपने परिवार के बिना यह मेरा पहला वेकेशन था। मैं स्मोक और स्मोक अप नहीं करती थी। मैंने ना कभी शराब पी थी, ना कभी सेक्स किया था। इन बातों को लेकर उन्होंने मुझ में इतना हीनता का भाव भर दिया था कि मैं खुद को इस बड़े से घर में और भी छोटा महसूस करने लगी थी। हम सब हर रोज कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। कुछ खास मनोरंजन तो नहीं होता था, पर उसी कोठी की चुभती हुई सफेदी से दूर रहना ही बेहतर लगता था। मिट्टी भी बोर होने लगी थी। उसने एक दिन पास वाली डांस अकादमी में दाखिल लेने की जिद ठान ली। एक ही हफ्ता तो बचा था लखनऊ में, उसमें क्या ही सीख लेते। पर मौसी ने भी सोचा कि अपनी ही अकादमी है, हम क्लास जाने लगेंगे तो वहाँ के मास्टर जी का टेस्ट भी हो जाएगा। अपने कॉलेज में अभी तक मैंने हर एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि में हिस्सा ले रखा था, सिवाय डांस के। डांस से अलग ही झिझक होती थी मुझे। ऐसे लगता था कि सब मुझे जज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि 100 बात की एक बात। डांस और मैं, ना बाबा ना या मेरे पास दो ही विकल्प थे। या तो मैं डांस क्लास में दाखिल लेती या फिर दिन के वो 2 घंटे में घर पर अकेली बिताती। अकेले रहने का मतलब होता कि अंकल कभी भी कुछ भी करते रह सकते थे मेरे साथ। बिना सोचे समझे मैंने डांस क्लास के लिए हाँ कर दी। जहाँ पहले प्रोग्राम
यह था कि मौसी हमें डांस क्लास लेने व छोड़ने जाया करेंगी। अचानक ही वह जिम्मेदारी भी अंकल ने अपने सिर ले लिया। मुझे बिना सोए कुछ 3-4 दिन हो चुके थे। अब खाना खाने का भी मन नहीं करता था, भूख लगती ही नहीं थी। हर वक्त डर घेरे रहता था। शीला मौसी चिंतित भी होती कि मैं कुछ ढंग से खाती क्यों नहीं। मेरे लिए अलग अलग तरह के पकवान भी बनवाती, पर जितना मसालेदार पकवान उतना ही मेरा मन फीका हो जाता था। ऐसे में मुझे डांस क्लास भी शुरू करना था। एक तो डांस वैसे ही नहीं होता मुझसे, ऊपर से 10 लोगों के बीच घंटों नाचना पड़ेगा। यह सोच सोच कर ही थकान और बढ़ जा रही थी। पहले दिन क्लास के लिए तैयार होकर जब अपने कमरे से निकली तो मौसी, अंकल और मिट्टी पहले ही गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। आदत से मजबूर अंकल को अनावश्यक चिंता तो जतानी ही थी, तो वह मुझे देखते ही कहते, ये कैसे कपड़ा पहन रखे है तूने। धूप की वजह से मिट्टी मिट्टी चिड़चिड़ी हो ही रही थी, तो मौसी ने कहा, अरे क्या दिक्कत है इन कपड़ों में, चलो चलते हैं। अब देर हो रही है। ऐसे कैसे देर हो रही है, हमारी अकादमी है, हमारा इंतजार नहीं करेगा तो किसका करेगा वो। ओ मास्टर, ऐसे कपड़े में ये डांस कैसे कर पाएगी। मैं इसे चेंज करवा के लाता हूँ अभी। मैंने एक कुर्ता और घर के पजामे पहन रखे थे। अब डांस क्लास के हिसाब से तो कपड़े लेकर नहीं आई थी मैं लखनऊ। पैजामे आरामदायक रहेंगे यही सोचकर पहन लिए थे। मौसी चिरकती रही पर अंकल नहीं माने। मेरे साथ कमरे में गए और पूरा बैग पैक बिस्तर पर उछल दिया। एक ब्रा उठाकर बोले, ये वाली क्यों नहीं पहनती कभी। बिटिया, तुम्हें तो वाकई शॉपिंग की ज़रूरत है, इनमें से तो कोई कपड़ा नहीं चलेगा। कुछ देर फैले हुए कपड़े को देखा और अपनी पहनी हुई शर्ट उतार ली। इसे पहन के दिखाओ एक बार मुझे। ये नहीं आएगी अंकल। अरे इसे बॉयफ्रेंड शर्ट की तरह पहना जा सकता है। ढीले कपड़े का फैशन है आजकल। आओ मैं तुम्हें पहनाकर दिखाती हूँ। नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। मैंने उनके हाथ से शर्ट ली और यह आपते हुए कि उनका कमरा से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं, उसे अपने कुर्ते के ऊपर ही पहनने लगी। अरे यह क्या कर रही हो, ऐसे तो फिटिंग पता ही नहीं चलेगी। यह वैसे ही काफ़ी बड़ी है, मेरा इससे पहनने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर मिट्टी और मौसी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बहस का समय नहीं है। चलो फटाफट कुर्ता उतारो और शर्ट पहनो। आप बाहर जाइए, मैं ट्राई करके बता दूंगी। फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात कर रही हो। कुर्ता उतारो, चलो फटाफट। मुझसे नहीं होगा, आप प्लीज बाहर जाइए। हद है इस लड़की की भी। ठीक है, जाता हूँ। बाहर ही खड़ा हूँ कमरे के। जल्दी कपड़े बदलो। वे बाहर गए। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और शर्ट पकड़कर बैठ गई। मुझे नहीं पहननी थी वह शर्ट। उसमें उसकी बदबू थी, वही बदबू जिसमें वह मेरा दम घुटने लगा था। यह मुझे अट भी जाती तो भी मुझे इसे नहीं पहनना था।
बिस्तर पर उतार कर कपड़े में से मैंने एक टॉप चुना और वही पहन लिया। खुद को देखते ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी तो देखा गिरीश अंकल वही खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुंडी बंद की थी, पूरे समय दरवाजे के सामने ही थी। ये अंदर कब आए और कहाँ से? जैसे भी आए, जब भी आए, वो मुझे देख सकते थे। वह मुझे पूरे समय देख रहे थे। मैं चीख रही थी पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मैं किलस रही थी पर आंसू नहीं गिर रहे थे। वह मेरे पास आया और मुझे शीशे की तरफ घुमा दिया। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मेरी ब्रा में अपना हाथ डाल स्तन की ओर उठा दिए। अब सही सौंप आई ना? मैं तो तुम्हारी मम्मी को पहली बार देखकर ही समझ गया था कि यहाँ किसी को तो ब्रा पहनना सिखाना पड़ेगा। तभी मेरे मोबाइल पर मौसी का कॉल आया। मैं झट से उससे दूर होकर फ़ोन उठाने गई। कहाँ रह गई बेटा? चेंज किया या नहीं? हेलो हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है। चेंज किया तुमने? मुझे आवाज़ आ रही थी पर मेरी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। रुको, मैं आ रही हूँ। मुझे ऐसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अतः उन्होंने सुन ही लिया। इतने में गिरीश मेरे कपड़े देख रहा था। मेरे डेनिम शर्ट्स देखकर बोला, दिस इट चलो इसे पहन लो बिटिया, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ये अचानक से बदला हुआ रवैया मैं हजम कर पाती इससे पहले वह कुंडी खोलकर बाहर निकल गया और तभी सामने से मौसी आती दिखाई दी। दूर से ही इशारे से पूछती आ रही थी कि हुई तैयारियां बाकी? शॉर्ट्स निकालते हैं और अपने लिए कुछ तो चुना मैडम ने। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम इसके सा हुआ करता। गिरीश के सामने कुछ भी कहती तो बाद में उसका कुछ और मतलब ही निकाल के वही बातें दोहराता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।